सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 7th मई के डेली जीके डोज देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं फ्रेंड्स। आज लगभग 12 टू 13, 12 से 13 खबरें मैं आपके लाया हूं विद ऑल दी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आज क्या क्या है हमारे लिए। एक कंट्री ने अपनी करेंसी बदल दी है, उसकी बात करेंगे। एक कंट्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हासिल किया है कोविड 19 के वैक्सीन डेवलप करने के लिए। देन आज बहुत सारे अवार्ड्स या प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लगभग 2 से 3 प्राइजेस, जिसमें एक प्राइज पता है किसे मिला है? किम जोंग यून, जो नॉर्थ कोरिया के हेड हैं, उनको भी एक प्राइज मिला है, एक अवार्ड मिला है। सारी खबरें डिटेल में, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सारी आपके लिए मैं लाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि क्वांट का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। इट इज अ वेरी टफ टॉपिक, अ ट्रिकी टॉपिक। उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आती है आप में से, तो उसको मैंने शुरू किया है। 5 से 7 वीडियोस की सीरीज रहेगी। इसका पहला वीडियो कल आ चुका है। ठीक है, और इसको मैं डेली बेसिस पर, इसमें गैप नहीं रखूंगा, मैं डेली बेसिस पर 5 से 6 दिनों में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों पूरा करवा दूंगा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज सेकंड वीडियो आने वाला है दिन में। उससे पहले फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के बिना सेकंड देखोगे समझ में नहीं आएगी बात फिर आपको। ठीक है, तो उस पीएनसी का फर्स्ट वीडियो जो कल आ चुका है, वो आप में से कई लोगों ने देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा है, उसका लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी देख लीजिएगा, ताकि 5-6 दिन लगा के हमारा चैप्टर पूरा हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, फॉर ऑल दी एग्जामिनेशंस, इन वीडियोस के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। पूरी थ्योरी, पूरे क्वेश्चंस, पूरी प्रैक्टिस, एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ कवर करवाऊंगा मैं। आप बस फॉलो करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा वीडियो आज दिन में आ जाएगा। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा करेक्शन था फ्रेंड्स, कल के वीडियो में एक बीमारी की हम बात कर रहे थे, एएसएफ, अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम है इसका। गलती से मैंने फ्लू वर्ड लिख दिया था, सो इट इज नॉट अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, इट इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर महेश लोंधे, उन्होंने ये करेक्शन पॉइंट आउट किया, तो थैंक यू महेश जी। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है जो असम में पिग्स को हो रहा है, सुअर को, और वो लोग मर रहे हैं। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मतलब पहला टॉपिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं, जिनका नाम है यंग करियर अवार्ड 2020। ठीक है, अब पूरे अवार्ड का पूरा नाम देख लीजिए। यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020, ये अवार्ड, और ये किसको मिला है वो देख लीजिए। प्रोफेसर सौरभ लोधा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें प्रोफेसर हैं सौरभ लोधा जी, इनको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड किसने इंस्टीट्यूट किया है, मतलब कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी जानकारी काफी रहेगी, जो भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं उसके लिए। ठीक है, कुछ एडिशनलिटी देख लीजिए, किस टॉपिक पर अवार्ड मिला है। देखिए, वो टॉपिक बस पढ़ लीजिए, आप उसके बहुत डिटेल में नहीं जा सकते भाई। अगर हम लोग इन इन रिसर्च के डिटेल समझ ही पाते, तो अवार्ड हमको ही मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे जब बहुत बहुत क्या कहेंगे, डीप या फिर बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट पे जब अवार्ड मिलते हैं, तो उनके टॉपिक्स पढ़ लिया करिए। एग्जैक्ट रिसर्चेस कई बार शायद हमको समझ में ना आए, जीके में जरूरत भी नहीं उसको समझने की, बस बेसिक्स काफी है। ठीक है, क्या बेसिक्स? कि दिस इज अवार्ड इन नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। आप टॉपिक देख लीजिए, अवार्ड क्यों मिला था। His pioneering contributions in the development of logic transistor technologies beyond silicon and nanoelectric devices based on two-dimensional van der Waals material। समझ गया ना मेरी बात, कि इसको समझने की क्यों जरूरत नहीं है आपको? इसलिए आया कुछ समझ में? नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी ऑफिशियल टॉपिक पढ़ लेना चाहिए एक बार। स्टिल हम इसको पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सीरियस बात यह है कि एक तो आपने समझ लिया कि यह अवार्ड नैनो साइंस की फील्ड में है, पहली चीज। दूसरा, ये आपने एक बार रीड कर लिया, इतना काफी है। इसका फायदा क्या होने वाला है, दैट इज एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, वो मैं बता रहा हूं आपको। These advances or developments will help future electronic devices such as mobile phone, servers, desktops, and laptops to perform the task faster, consume less power, and last longer with low failure rates। तो इनकी रिसर्च का ये फायदा होने वाला है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए बस। और ये जो इनका पायनियरिंग वर्क जिस फील्ड में है, एक बार पढ़ लो, काफी रहेगा, डिटेल में आने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो फास्ट परफॉर्म करेंगे, पावर कम कंज्यूम करेंगे, पावर फेलियर्स कम होंगे, और लाइफ बढ़ेगी। इतनी जानकारी काफी है। ठीक है, और मिस्टर सौरभ लोधा जी का फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट आईआईटी बॉम्बे। ग्रेट वर्क।
ज्ञानी जैल सिंह, इनके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही, मतलब इन द सेंस कि इनकी एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए खबर चल रही है। इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी के हिसाब से भी और हिस्ट्री के हिसाब से भी। ठीक। सो हु इज ज्ञानी जैल सिंह? ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 मई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए बिफोर हिज पोर्ट्रेट। ठीक है। अब ये तो खबर हो गई आज जो चल रही है आज की, कि 5 मई को एनिवर्सरी थी। अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानकारी ले सकते हैं जो एग्जामिनेशंस में आ सकता है। ये इंडिया के 7th प्रेसिडेंट थे। 19 इन्होंने टर्म पूरा किया था अपना, 1982 से लेके 1987 के बीच में प्रेसिडेंट थे। एंड ही वाज द फर्स्ट सिख टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये उससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे और काफी इंपोर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड कर चुके थे। अब थोड़ी चीजें जो इनसे रिलेटेड और इनकी पॉलिटिकल लाइफ से वो देख लीजिए। ही वॉज इलेक्टेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कांग्रेस पार्टी में थे, तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन 1972। उसके बाद 1980 में ही वॉज इलेक्टेड टू द 7th लोकसभा, और इंदिरा गांधी कैबिनेट जो थी इसमें इनको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बनाया गया था। तो पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं और फॉर्मर होम अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है। और इनके टाइम पे दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। पहला तो जून 1984, जो 1 से 8 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, कि जो कुछ सिख मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल कैंपस से निकाला गया था। इट वॉज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन टेकन बाय इंडियन आर्मी, गोल्डन टेम्पल में हुआ था। और इस ऑपरेशन में अभी इतना ही जानिए, बाकी डिटेल में मैं किसी अलग वीडियो में इसको पूरा कवर करवा दूंगा। ये इन्हीं के टाइम पे होता जब ये प्रेसिडेंट थे। ठीक। और दूसरा 31 अक्टूबर 1984, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही राजीव गांधी को फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। तो बहुत ही मेजर पॉलिटिकल और बाकी डेवलपमेंट्स इनके टाइम पे हुए थे। और 5 मई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, बाकी ऑपरेशन की डिटेल्स वगैरह हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। आइए, ये फोटो आप देख सकते हैं, बाय द कर्टसी ऑफ इंडिया टुडे। दिस इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह, उनका फोटो है ये। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 3, एक पोर्टल बना है और ऐसे पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एग्जाम के लिए। अब एक ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पोर्टल की बहुत डिटेल नहीं पूछेगा, पर यह पूछेगा कि पोर्टल है किसके बारे में। इतनी जानकारी तो बहुत स्ट्रांग तरीके से आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गरुड़ पोर्टल लॉन्च करा गया है। किसने लॉन्च किया वो देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है गरुड़ पोर्टल। अच्छा फ्रेंड्स, कल काफी फीडबैक्स आए थे कि हमें थोड़ा पिक्टोरियली मूव करना चाहिए, पिक्चर्स लगानी चाहिए। तो उस फीडबैक पे मैंने थोड़ा काम किया है, थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट किया है। कुछ पिक्चर्स जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो एमओसीए मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए ने मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पर्पस देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। द पर्पस ऑफ गरुड़ पोर्टल इज ये प्रोवाइडिंग फास्ट ट्रैक कंडीशनल एग्जेम्पशंस टू गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कोविड-19 रिलेटेड आरपीएएस, मतलब कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन ऑपरेशंस। देखिए, आप ड्रोन जानते हैं ना क्या होता है। ये देखो ड्रोन, ये ड्रोन होता है। ठीक है, जो उड़ता है और उसमें कैमरा भी लगा होता है। इससे कई फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, सरकारें भी यूज करती हैं। अब देखिएगा, ड्रोन ऑपरेशन, जो लोग फोटोग्राफी फील्ड में ड्रोन को यूज करते हैं वो जानते हैं कि बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं ड्रोन के यूज पे। परमिशन चाहिए होती है आपको, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज भाई सेंसिटिव मामला है, उड़ रहा है। इट कुड पोज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी इशू। इसलिए ड्रोन ऑपरेशन में परमिशन बहुत जरूरी होती है सरकार की। अब कोविड-19 से फाइट करने के लिए सरकार ड्रोन्स को काफी यूज कर रही है और करना चाहती हैं। ऑल दी गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे लॉकडाउन इंपोज हो रहे हैं इस पर ध्यान रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, कुछ चीजें ट्रांसफर करने, मतलब बहुत तरह के यूज हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम है, इसको यूज करने के लिए जो रूल्स पहले से बने हैं, अब कोविड-19 को और इफेक्टिवली टैकल करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी जो ड्रोन यूज करना चाह रही हैं उनको एग्जेम्पशन मिलने चाहिए। इसीलिए ये पोर्टल बना है, ताकि इन एजेंसीज को फास्ट ट्रैक कंडीशनल एग्जेम्पशन मिल पाए, ताकि ड्रोन्स को और इफेक्टिवली यूज करा जा सके कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। समझ गए आप? तो गरुड़ पोर्टल इज फॉर ड्रोन। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। एक और वर्ड कौन सा है? रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मतलब रिमोट से पायलट हो रहा है, आप उसमें बैठे नहीं हुए। क्लियर?
चलिए, गरुड़ एक एक्रोनिम है, मतलब इसके हर वर्ड का एक फुल फॉर्म होता है, वो क्या है देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग डी से ड्रोन। बस इतनी जानकारी काफी रहेगी। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये ऑफिशियल लोगो है उस गरुड़ पोर्टल का, और ये ऐसी फोटो में लाया था बिजनेस टुडे की वेबसाइट से। ये ड्रोन ऐसे होते हैं, उड़ते हैं, एंड इनमें कैमरा भी लगे होते हैं, रिमोट से इनको ऑपरेट करा जाता है। पर इनको रूल्स, मतलब इनके वेट, किस हाइट पे उड़ा सकते हैं, कहां उड़ा सकते हैं, इन सबके रूल्स होते हैं, तो परमिशन के बाद ही उड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मैंने बोला था ना आपसे, एक कंट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हासिल किया है कोरोना वायरस, मतलब अभी वैक्सीन नहीं बनी है पर उसके तरफ दे आर वेरी क्लोज टू इट। तो ये ब्रेक थ्रू इजराइल ने अचीव किया है। बस थोड़े बेसिक्स जानने पड़ेंगे, डिटेल यहां पर भी मत समझना आप भाई, ये सब मेडिसिनल साइंस की बातें हैं, हम वो पूरी बात नहीं, पर हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए कि भाई कहानी क्या है। देख लीजिए, इजराइल हैज आइसोलेटेड की कोरोना वायरस एंटीबॉडी। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस एंटीबॉडी को आइसोलेट किया है। इट इज अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू टूवर्ड्स पॉसिबल कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट। उस रास्ते में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। एग्जैक्ट क्या आइसोलेशन हुआ वो देख लीजिए। मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हैव बीन डेवलप्ड बाय, अब डेवलप किसने किया इजराइल में वो देख लीजिएगा, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, IIBR, ये उसका लोगो, IIBR इजराइल का लोगो। ठीक है, क्या ये जो एंटीबॉडी है ये क्या कर रहा है, मतलब इसके आइसोलेशन के बाद ये किस तरह का रोल कर रहा है। इट कैन न्यूट्रलाइज डिसीज कॉजिंग कोरोना वायरस इनसाइड द करियर ओनली। तो जो भी इसके करियर है उसी के अंदर कोरोना वायरस जो डिसीज कॉज कर सकते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है, जब फाइनल होगी, और इजराइल ने बोला है कि फाइनल होने के बाद दे विल शेयर दिस थिंग विद द वर्ल्ड। ठीक है, और इंडिया का तो इजराइल वैसे ही काफी अच्छा अलाय है, तो ये अच्छी बात है। एक फ्रेंड छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का भी बहुत सुनते हो, ये भी एंटीबॉडी रिसर्च चल रही है। एक सिंपल बात, जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस, कोई पैथोजन आता है, तो उससे फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है उससे लड़ने के लिए। अब मान लो किसी इंसान को कोरोना वायरस हुआ, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी आए, तो हो सकता है वो एंटीबॉडी अगर वहां से निकाले कहीं किसी और इंसान में डाले जाए, तो उस नए इंसान की बॉडी में भी वो एंटीबॉडी कोरोना वायरस को फाइट कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट दिखा सकते हैं। पर अभी ये प्रूवन नहीं है, और उसी को प्रूव करने के लिए ये सारी बातें चल रही हैं वर्ल्ड ओवर, और इंडिया में रिसर्चेस चल रही हैं। और जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है मिस्टर लव अग्रवाल हेल्थ मिनिस्ट्री के, जो हर दिन 4 बजे जो प्रेस मीटिंग होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि अभी ये प्रूवन अप्रोच नहीं है, रिसर्च चल रही है पर। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी का मतलब थोड़ा पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप जानते हैं कि जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं जिनको वापस लाने की बात चल रही थी एयर के रास्ते से, वो मिशन शुरू होने वाला है। पहले नाम सुन लीजिए इसका। इसका नाम है वंदे भारत, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन वंदे भारत या मिशन वंदे भारत, आप जो भी नाम यूज करना चाहे, पर मिशन वंदे भारत या ऑपरेशन वंदे भारत, क्या नाम है, क्या मतलब है इस मिशन का। जो भी इंडियन स्ट्रैंडेड हैं, बाहर हैं, उनको इंडिया वापस लाने का ऑपरेशन है। बहुत ही लार्ज स्केल में होगा और चैलेंजिंग तो है ही। लेट अस होप कि इससे प्रॉब्लम्स और ना बढ़े। इसकी डिटेलिंग मैंने कल की वीडियो में शुरू कर दी थी, उसी का अपडेट लाया हूं मैं आज। बाकी बेसिक्स कल की वीडियो में देख सकते हो आप सब वाले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, ये ऑपरेशन जो आज से शुरू होने वाला है 7 मई से, एयर इंडिया विल मैनेज द ऑपरेशन, एयर इंडिया मैनेज करेगा। प्राइवेट एयरलाइंस में ज्वाइन द एफर्ट इन लेटर फेजेस, आने वाले सब्सिक्वेंट फेजेस में बाकी एयरलाइंस ज्वाइन कर सकती हैं। अब देखिएगा, ये पेड होगा, ये फ्री में नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात कल थी, अब उसके एक्चुअल रेट्स आ चुके हैं। जो हम कल बात कर रहे थे ना कि पेड होगा, उसके रेट्स आ चुके हैं। यूएस से जो फ्लाइट्स आएंगी उनकी कॉस्ट होगी, मतलब इन द सेंस कि अगर यूएस से कोई इंसान आ रहा है उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपीज। सिटीज कहां से आएंगी, शिकागो से, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को और नेवार्क, 1 लाख रुपए। लंदन से जो फ्लाइटें आएंगी वहां पे पर पर्सन को 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। दुबई से 13,000, 13,000, अबू धाबी से 15,000, 15,000, और सिंगापुर और मलेशिया से जो फ्लाइट आएंगी उसमें पर पर्सन 20,000 का चार्ज लिया जाएगा। अब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उनसे पूछा गया कि ये फ्री क्यों नहीं करवाया जा रहा। जैसे माइग्रेंट लेबर जो इंडिया में मूव कर रहे हैं, मूव कराया जा रहा है, उनके लिए फ्री है,
उनके लिए सरकार पैसे दे रही है, तो इनके लिए क्यों नहीं दे रही? ये सवाल जब पूछा गया, आई पर्सनली फील इट इज नॉट कंपेरेबल। लेबरर्स की हालत ज्यादा खराब होती है तो उनको सरकार की सपोर्ट की जरूरत होती है, तो सरकार अभी वो अच्छा काम कर रही है उसमें। पर मिनिस्टर जी ने क्या जवाब दिया इस बात पे कि पैसा क्यों लिया जा रहा है, उनका ऑफिशियल जवाब देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स ऑफ, पहले नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में नाम भी आ सकता है। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ही इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, पहले उनका फोटो देख लीजिए, ही इज मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक, अब उनका जवाब ये था कि ये जो पूरा मिशन कर रहे हैं, ये जो वापस लाया जा रहा है स्टैंडर्ड इंडियंस को, इट इज इक्विवेलेंट टू कमर्शियल सर्विस, ये एक तरह की कमर्शियल सर्विस है। द एक्सचेकर डज नॉट हैव द स्पेस टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपैट्रिएशन। ठीक है, तो एक्सचेकर के पास इतना स्पेस नहीं कि इस रिपैट्रिएशन, उनको वापस लाने वाला खर्चा भी उठाया जाए। दूसरी बात, जो भी एयर करियर, जो अभी एयर इंडिया जा रहा है ना, ये करियर तो वन वे तो खाली जाएगा ना, तो खर्चा तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। यहां से जब वहां जाएगा तो खाली जाना है ना उसको, तो प्रॉब्लम तो वैसे ही है ना कि भाई वन वे तो एम्प्टी जाना है इसको। दूसरी बात, एयर इंडिया जो फेज वन में ऑपरेशन करेगा, इट इज ऑलरेडी रिसीविंग गवर्नमेंट सब्सिडी एंड वी कैनॉट सब्सिडाइज दिस ट्रैवल बाय टैक्स पेयर्स मनी। उसको, एयर इंडिया को ऑलरेडी गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, तो टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जो बाकी एयरलाइन से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल हालत भी कोई बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है। ठीक है, और हर मंथ सरकार को लगभग पर मंथ 500 से 600, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, 500 से 600 करोड़ रुपीस इंजेक्ट या इन्फ्यूज करने पड़ रहे हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो सरकार को ऑलरेडी काफी पैसे इसमें डालने पड़ रहे हैं एविएशन फील्ड में। तो इस कारण से ये स्टेप लिया गया कि इसको फ्री नहीं रखा गया है, पैसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के भी अपने रीजंस हैं, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं, ये फोटो देख सकते हैं आप मिस्टर हरदीप सिंह पुरी का, ही इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। सिक्स, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान का एक प्लॉय है, तो इसके बारे में खबर आज फ्रंट पेज पे आई थी। टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, दिस इज अ टेररिस्ट ग्रुप इन कश्मीर वैली। देखिए, टॉपिक होता है यूपीएससी के जनरल स्टडीज के सब्जेक्टिव पेपर्स में और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में भी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक एमबीए एंट्रेंस, ये सब हो गया। सब में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला हिस्सा होता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे या टेररिज्म फाइटिंग वाला जो एक सेक्शन होता है, उसमें ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सुनिए। सो टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक टेररिस्ट ग्रुप है कश्मीर वैली में। ठीक, ये इट इज अ फ्रंट ऑफ लश्कर ए तैयबा। तो लश्कर ए तैयबा जो एक बहुत मतलब खतरनाक से टेररिस्ट ग्रुप है, उसका फ्रंट है टीआरएफ। ठीक है, और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। अब देख लीजिए, ये जो ग्रुप है टीआरएफ, इट वॉज प्रमोटेड बाय पाकिस्तान एंड इट वॉज क्रिएटेड इन अगस्त 2019 फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, और इट इज अ प्लॉय ऑफ पाकिस्तान। अब कैसे वो देखिएगा, पाकिस्तान इसको कैसे यूज करता है, इस तरह से यूज करता है कि ऑल द अटैक्स विच आर कैरिड बाय एलईटी, तो लश्कर ए तैयबा जो भी अटैक करता है ना, दे आर पिन्ड ऑन दिस सीजनल ग्रुप इन ऑर्डर टू एस्केप इंटरनेशनल स्क्रूटिनी। तो अटैक लश्कर ए तैयबा करता है, पर उसका नाम या उसका पिन डाउन किस पे आता है, इस सीजनल ग्रुप के लिए, टीआरएफ पर। तो इससे क्या होता है भाई, ये ग्रुप कश्मीर वैली में ऑपरेट करा जा रहा है, एलईटी वाले पाकिस्तान से आते हैं, तो अटैक वो करते हैं, नाम इस वाले ग्रुप पे कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक इशू है, ताकि इंटरनेशनल स्क्रूटनी अवॉइड करी जा सके। तो अटैक में हाथ पूरा लश्कर ए तैयबा का है, पर इनको एज अ फ्रंट सामने रख के बोलते हैं कि भाई हमारा तो रोल ही नहीं। तो ये पाकिस्तान की चाल है, और टीआरएफ एलईटी का ही पार्ट है। पर इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला है कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान ऐसा करता रहता है, वी आर कंप्लीटली रेडी टू फाइट दिस। और आप जानते हैं कि हमारी पूरी आर्मी, सारे जवान हमारे बहुत हिम्मत से लड़ रहे हैं और कई टेररिस्ट को मारा जा रहा है। तो ये उसी का एक मतलब न्यूज आर्टिकल था। ठीक, और टीआरएफ, एक इवेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि जो अटैक्स की बात हो रही थी, टीआरएफ हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रैल 5 इंसिडेंट्स जो एलओसी के अलोंग हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल में इन द कुपवाड़ा सेक्टर। तो अप्रैल 5 में जो वो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब ये जो फायरिंग एक्सचेंज होती रहती है, इसमें 5 आर्मी जो एम्बुश होता है, 5 आर्मी पर्सनल्स वर किल्ड। ठीक है, सो अप्रैल 5 को पड़ा इंसिडेंट में जहां पे टेररिस्ट से जो फाइट करते वक्त 5 आर्मी पर्सनल किल थे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने लिया था। ठीक, और
इस पूरे ऑपरेशन में आर्मी भी अपना रोल प्ले कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो डीजीपी हैं, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका नाम है दिलबाग सिंह। पुलिस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अगेंस्ट द टेररिज्म। ठीक है, तो ये कुछ अटैक्स का लिस्ट है जो कि टेररिस्ट अटैक था, और इसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए और उसमें टीआरएफ का हाथ था। और पूरा जो खेल पाकिस्तान रच रहा है वो ये है। इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट। मतलब कोविड 19 की इतनी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर भी चल रही है, वहां पर भी इतने सारे लोग हो चुके हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी चल रही है, ऐसे टाइम पे जब इंटीग्रेशन होना चाहिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। मतलब दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। चलिए फोटो देख सकते हैं हम दिलबाग सिंह का। ठीक, ही इज द डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक देश में नई करेंसी जो आई थी ना, उसकी बात मैं कर रहा हूं यहां पे, ईरान। वेरी, ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं कि अपनी कंट्री जो है करेंसी चेंज कर दे। ईरान में हुई है। सो ईरान गेट्स अ न्यू करेंसी जिसका नाम है टोमान। तोमान, ठीक है। आप पूरी कहानी सुनिएगा। ईरानियन, अच्छा अभी करेंसी कौन सी है? अभी रियाल है, रियाल। उसको रिप्लेस किससे करा जाएगा? तोमान से। रीजन समझिए क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम है इसलिए कर रहे हैं, मतलब कोई मन से नहीं करना चाहता ये सब चीजें। Iranian parliament has authorized the replacement of रियाल with another basic unit of currency called तोमान। और एक तोमान में कितने रियाल होंगे? 10,000 रियाल। समझे आप? मतलब बेसिकली जो फेस वैल्यू है, जो बेसिक करेंसी है, उसमें से 4 जीरो हटाए जा रहे हैं या स्लैश करे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्योंकि कई प्रॉब्लम्स की वजह से ईरान की करेंसी बहुत कमजोर हो रही है। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू अमेरिकन सैंक्शन एंड द इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। आप जानते हैं 2018 में यूएस ने जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया था ईरान के साथ, एंड इट इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान। तो एक तो यूएस सैंक्शंस हैं, दूसरा ईरान के अंदर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है, इस कारण से वहां की करेंसी बहुत वीक हो रही है। ठीक है, 2018 से ईरान की करेंसी की जो वैल्यू है वो 60% गिर चुकी है। फ्रेंड्स, करेंसी वीक होने का मतलब जानते हैं आप लोग? मतलब ये होता है, आज अगर मैं एक ब्रेड का पैकेट खरीद रहा हूं जो 20 रुपए का आ रहा है, अब अगर कल को हमारी करेंसी बहुत कमजोर हो गई तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। मतलब सेम चीज खरीदने के लिए हमें बहुत पैसा डिनोमिनेशन में खर्च करना पड़ेगा। तो हो सकता है कमजोर करेंसी में एक ब्रेड का पैकेट, जो उतना ही ब्रेड का पैकेट है, वो 1,000 रुपए का आ जाए। तो हमें फिर 1,000 रुपए के नोट, 2,000, 10,000 रुपए के नोट लेके घूमने पड़ेंगे। मतलब करेंसी वीक हो रही है। वो अच्छी नहीं हो रही कि डिनोमिनेशन बढ़ाते जा रहे हो आप, उसकी वैल्यू कम हो रही है। और वही प्रॉब्लम ईरान फेस कर रहा था, इसलिए उसने ऐसे किया। एग्जाम्पल देखिए, मैं बताऊंगा अभी, पहले ये देखो आप। ये एक फोटो लाया हूं मैं, जो रियाल था। कितने का रियाल है बता दीजिए? 1,00,000 रियाल। मतलब 100,000। सोचिए वहां पे करेंसी कितनी वीक हो चुकी है, कि आपको इतने बड़े बड़े नोट लेके चलने पड़ रहे हैं। इतनी वीक हो गई है। इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं तो 4 जीरो हटा देंगे तो ये रियाल नई करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम तोमान है। समझ गए बात? इसीलिए प्रॉब्लम की वजह से जब करेंसी बहुत कमजोर होती है, अब कितने जीरो बढ़ाओगे आप? इसलिए आपको कुछ जीरो हटा के करेंसी नहीं लानी पड़ती है, जो ईरान ने किया। रीजन समझिए, इकोनॉमिक रीजन और इंटरनेशनल फैक्ट। आप देख लीजिए आगे क्या होगा। पार्लियामेंट ने पास किया है, अब ईरान में गार्जियन काउंसिल होती है। गार्जियन काउंसिल, इट इज अ बॉडी ऑफ कंजर्वेटिव क्लरिक्स दैट सुपरवाइज द पार्लियामेंट। अब दे आर एक्सपेक्टेड टू रेटिफाई द लॉ। तो पार्लियामेंट ने पास कर दी, अब ये लोग भी पास कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, जो गार्जियन काउंसिल होती है। उसके बाद ईरान की सेंट्रल बैंक के पास 2 साल होंगे टू इंप्लीमेंट द चेंज। मतलब रियाल को हटाना और तोमान को लाना, उसके 2 साल होंगे। 2 साल में रिप्लेस करना होगा। ठीक है, ये बस जानकारी इसके बारे में इतनी काफी रहेगी। बट इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स, मुझे लगता है एग्जाम में आएगी, क्योंकि भाई करेंसी बदल गई इतने बड़े देश की। मतलब ऑब्वियसली जियो पॉलिटिकली ईरान इज इंपॉर्टेंट कंट्री। खासकर हम यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से काफी बातें सुनते हैं। हम तो देखिए यूएस के भी दोस्त हैं और ईरान के भी दोस्त हैं। ठीक है, हमारा चाबहार पोर्ट हमने ईरान में बनाया है। उससे, अच्छा चाबहार पोर्ट जानते हैं ना आप? उससे क्या होता है कि हम अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं पाकिस्तान को अवॉइड करके। तो हम पहले चाबहार जाएंगे और वहां से इस तरह से जाके हम सीधे सेंट्रल एशिया पहुंच जाएंगे। हमें बीच में पाकिस्तान क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारा क्रूड भी ईरान से आता है, पर हम यूएस के भी दोस्त हैं और यूएस ईरान दुश्मन है आपस में। तो हम बड़े बीच में कई बार फंस जाते हैं कि यूएस हमें बहुत हड़काता है कि ईरान से दूर रहो। इट इज टफ टू मैनेज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब दो कंट्रियों से आप दोस्त हैं। भाई उन्होंने हमारे साथ तो कुछ बुरा कह रहे हैं, उनकी आपस की दुश्मनी है, पर प्रॉब्लम हमको बीच में आती है। ठीक है, तो अब किस ये मतलब वी हैव टू फाइनली बैलेंस बोथ द थिंग्स। इट इज इंपॉर्टेंट। कुछ फैक्ट्स ईरान के बारे में देख लीजिए। कैपिटल तेहरान है।
अली खामेने ये ईरान के सुप्रीम लीडर है और हसन रोहानी ईरान के प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों लोगों के नाम पूछ सकते हैं। अली खामेने ये वहां के सुप्रीम लीडर है और हसन रोहानी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। कैपिटल तेहरान। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने करेंसी दिखाई थी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ प्राइजेस मिले हैं वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिट्जर प्राइज, इसमें कुछ इंडियंस को भी मिले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिट्जर प्राइज 2020 अनाउंस हो चुके हैं। अब देखिएगा ये प्राइज होते क्या हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार एग्जाम्स के लिए। इट इज द अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन, बहुत अलग अलग फील्ड्स में मिलता है ये। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। दीज अवार्ड्स वर क्रिएटेड बाय जोसेफ पुलिट्जर, ये मेन पर्सन इन अवार्ड्स के पीछे। एंड दीज अवार्ड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि यूएस में है। और ये पहला अवार्ड 1917 में दिया गया था। 2020 के अवार्ड्स की लिस्ट तो लंबी है, तो मैंने सोचा कि पूरा याद तो करने की जरूरत नहीं, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चल लेते हैं। ये वेबसाइट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर पुलिट्जर अवार्ड्स। उसमें जो प्राइज विनर वाला सेक्शन है ना दूसरा नंबर का, उस पर क्लिक कर लो, आपको अवार्ड सारे मिल जाएंगे। अब इसमें जो इंडियंस को मिला है वो देख लेते हैं और एक दो और देख लेते हैं। पहली बात, चलो पहले वो इंडियन वाले अवार्ड देखो। कैटेगरी देख लो कितनी सारी है यहाँ पे। पब्लिक सर्विस, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, कितनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे सब में अवार्ड मिले हैं। अब जो इंडियन वाला अवार्ड है यहाँ नीचे कहीं था, मैं आपको बता दूं पहले, यहां ये रहा। इंडियंस जो 3 को अवार्ड मिला है वो मिला है फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में। फीचर फोटोग्राफी। और अवार्ड किसको मिला है? चन्नी आनंद, मुख्तार खान और दर यासिन को, जो कि एसोसिएटेड प्रेस के मेंबर्स हैं। ठीक है। तो चन्नी आनंद, मुख्तार खान एंड दर यासिन ऑफ एसोसिएटेड प्रेस, ये नाम याद रखने पड़ेंगे। क्यों मिला है? फॉर स्ट्राइकिंग इमेजेस कैप्चर्ड ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट इन कश्मीर डिपिक्टिंग लाइफ इन द कंटेस्टेड टेरिटरी आफ्टर इंडिया स्ट्रिप्ड इट्स ऑफ इट्स सेमी ऑटोनॉमी। खैर ये बहुत पॉजिटिव बात तो नहीं है। यहां पे ये लिखा गया है कि जो स्ट्राइकिंग इमेजेस कैप्चर करी थी जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ था आर्टिकल 370 हटाने के बाद इन कश्मीर, डिपिक्टिंग लाइफ इन द कंटेस्टेड कैटेगरी आफ्टर इंडिया स्ट्रिप्ड इट ऑफ इट्स सेमी ऑटोनॉमी। ठीक है। तो तब जो कुछ फोटोज कैप्चर करे गए थे उसके लिए इन 3 लोगों को अवार्ड मिला था। द पॉइंट इज, I obviously never agree with this word contested territory. जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो किसी तरह के फॉरेन अवार्ड्स वाले भाई अवार्ड देने दो, बिल्कुल आपका राइट है, बट आई डोंट थिंक इस तरह के वर्ड्स यूज करे जा सकते हैं। इट इज नॉट अ कंटेस्टेड टेरिटरी, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एनीवेज, अवार्ड्स के पर्सन के नाम तो हम याद कर सकते हैं, चन्नी आनंद, मुख्तार खान एंड दर यासिन। ठीक है। अब देखिएगा कैटेगरी वॉज फीचर फोटोग्राफी। ठीक। अब देखिएगा सबसे ज्यादा अवार्ड्स इसमें मिले हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक। और एक और अवार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में अवार्ड मिला था रॉयटर्स, फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रॉयटर्स जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए? फॉर वाइड रेंजिंग एंड इल्यूमिनेटिंग फोटोग्राफ्स ऑफ हांगकांग एज सिटीजन्स प्रोटेस्टेड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर सिविल लिबर्टीज एंड डिफेंडेड द रीजन्स ऑटोनॉमी बाय चाइनीज गवर्नमेंट। तो जो हांगकांग के प्रोटेस्ट हुए थे ना, उसमें फोटोग्राफी के लिए रॉयटर्स की टीम को मिला है। ये 2 मुझे इंपॉर्टेंट लगे, बाकी तो देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, वेबसाइट पे जाके एक बार नजर देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट सारे नहीं है, 2-3 जो मैंने बता दिया आपको। सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले को। जैसे ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा आपको यहाँ पे कमेंट्री वाले में, एक दो जगह और दिखेगा आपको, ये देखो स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, एक दो जगह और था, मैंने देख रहा था, पूरा पढ़ा था मैंने इसको। ये देखो न्यूयॉर्क टाइम्स। तो हाईएस्ट अवार्ड्स, सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक। इतनी जानकारी मुझे लगता है इस चीज में काफी रहेगी। अब इसको चालू करके दोबारा आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। हाँ, सो नेक्स्ट बस 3-4 और चीजें हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। एक नया रॉकेट लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स चाइना की तरफ से। फाइनल मिशन अचीव नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ा मिशन है उन लोगों का, उसके मतलब ट्रांजिशनल फेज में है। रॉकेट का नाम देख लीजिए, द लॉन्ग मार्च 5B, ये रॉकेट लॉन्च है, इस रॉकेट का नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। सो चाइना में रॉकेट और एक प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है चाइना ने। लॉन्च कहां से किया है? वेंचांग लॉन्च साइट, ये सदर्न आइलैंड ऑफ हाइनान में है। ये ट्रांजिशनल चीज है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइना इज मूविंग टूवर्ड्स ऑपरेटिंग अ परमानेंट स्पेस स्टेशन एंड सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। तो एक परमानेंट स्पेस स्टेशन डेवलप करना और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजना, ये ऑब्जेक्टिव है। सो स्पेसशिप विल वन डे ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट टू स्पेस स्टेशन।
सो ये जो स्पेसशिप की बात थी, इट विल वन डे वेरी सून ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट टू द स्पेस स्टेशन, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2022। तो वो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा स्पेस स्टेशन, और उसके बाद इवेंचुअली मून पर भी भेजा जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेट गोल देख लो इस पूरे मिशन का। चाइना प्लान्स टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट टू द मून इन अबाउट अ डिकेड एंड देन बिल्ड अ बेस देयर। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, उसी के तहत ये रॉकेट लॉन्च करा गया है। द लॉन्ग, ये रहा, कहां गया, हाँ, द लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, और जो वेनचांग लॉन्च साइट है उसका ये आप पहले फोटो देख लो, और ये पता है कहां पे है, हाइनान, सदर्न आइलैंड ऑफ हाइनान। ये लोकेशन आप देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन। गूगल मैप्स के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारी कंट्री है, ये चाइना है, और यहां पे वो रहा हाइनान। ठीक है, आई थिंक मेरा मानो तो आप ये ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए आपको, कि मून पे बात चल रही है, एक स्पेस स्टेशन की बात, और वहां पे सेंडिंग द एस्ट्रोनॉट्स टू दैट प्लेस, और वहां पे एक बेस बनाने की बात चल रही है, और रॉकेट का नाम पता होना चाहिए। दो बातें जरूरी रहेंगी यहां पे। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। बीएचईएल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, इट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज। उन्होंने फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया है, इंपॉर्टेंट खबर है इकोनॉमिक्स की फील्ड से, देख लीजिए। बीएचईएल हैज इनवाइटेड फॉरेन कंपनीज टू यूज देयर आइडल यूनिट्स, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो यूनिट्स आइडल है। तो बीएचईएल हैज कॉल्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई, फ्रॉम फॉरेन कंपनीज टू यूज इट्स फैक्ट्रीज विच आर करेंटली लाइंग आइडल। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से यह खबर इंपॉर्टेंट है, वो भी उस समय जब काफी ग्लोबल कंपनीज आर प्लानिंग टू एग्जिट चाइना। ठीक है, तो जापानीज, जब बहुत सारे देशों की कंपनीज चाइना को एग्जिट करना चाहती हैं, ऐसे टाइम पे ये स्टेप देखते हैं, किस तरह से आगे बढ़ता है, रिस्पॉन्स कैसा आता है, वो सब देखना पड़ेगा, पर इस आज की खबर ये रही। चलिए 11, किम जोंग यून, जिसके बारे में बहुत तरह की बातें चल रही थी, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए थे, फिर एक किसी इनॉग्रेशन में इनको कुछ दिन पहले फोटो आया, उनको एक अवार्ड मिला है, रशिया ने दिया है। अवार्ड का डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट उनको मिला है, बस उस एक फैक्ट पे शायद क्वेश्चन बन सकता है, बट इसके बहुत डिटेल में चीजें नहीं जाएंगी, तो उसकी चिंता मत करिए। तो रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, ही हैज अवॉर्डेड कोमेमोरेटिव वॉर मेडल टू किम जोंग यून, हु इज द हेड सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। ठीक है, अब देखिएगा रोल क्या था वो देख लीजिए किम जोंग यून का। हिज रोल इन प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ सोवियत सोल्जर्स हु डाइड इन नॉर्थ कोरियन टेरिटरी, इसलिए इनको अवार्ड मिला है। और नॉर्थ कोरिया कैपिटल आप जानते हैं क्या है, प्योंगयांग। ठीक है, ये अवार्ड जो रशिया के एम्बेसडर हैं नॉर्थ कोरिया में, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू पहुंचवाया है। रीजन बस ये ध्यान रख लो आप, बाकी बहुत डिटेल नहीं पूछेगा, पर यह अवार्ड मिला किसको है, उस लीडर का नाम पूछ सकता है, किम जोंग यून, और डिटेल मैंने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए बस दो चीजें और हैं, यूरोप के डेथ टोल के बारे में जो कोविड-19 की वजह से हो रहा है, उस पर एक कुछ न्यूज है, वो आप देख लीजिए। सो यूरोप में अब हाईएस्ट डेथ टोल यूके का हो गया है। यहां पे मैं एग्जैक्ट डेथ के नंबर्स नहीं बता रहा हूं, बिकॉज वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बस चीजें बढ़ती जा रही है यहां पे, सो दीज आर सीरियस साइंस। तो हाईएस्ट यूके का टोल हो गया है, यूके ने यूरोप में इटली को ओवरटेक कर लिया है। अब यूके के ऊपर सिर्फ एक कंट्री है, यूएस। ठीक है, सो यूरोप में हाईएस्ट यूके हो चुका है, इटली के ऊपर जा चुका है। वर्ल्ड ओवर अभी भी यूके के ऊपर कौन है, यूएस। ठीक है, और एक और डेवलपमेंट है जो मतलब यूरोप से रिलेटेड नहीं है, यूएस से रिलेटेड है, वो मैं बता रहा हूं आपको। मतलब आप यूरोप का भी मान सकते हो, बिकॉज एक जर्मन कंपनी भी है इसमें। सो ये तीन खबरें तो मैंने बता दी आपको। अब यहां पे देख लीजिए, दो कंपनीज हैं, एक अमेरिकन कंपनी मतलब फाइजर, और एक जर्मन कंपनी बायोएनटेक। दे हैव स्टार्टेड इनिशियल ह्यूमन टेस्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन। तो एक एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन है, उसमें उन्होंने ह्यूमन टेस्टिंग वो ट्रायल शुरू कर दिए हैं। फाइजर यूएस कंपनी और बायोएनटेक जर्मन कंपनी। तो देखा था ना आपने, जैसे इजराइल में काम चल रहा है, उसी तरह से ये दो कंपनी भी ये काम कर रही हैं। देखते हैं फाइनल वैक्सीन कब निकल के आती है, पर दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज और कंपनीज लगी हुई हैं पूरी मेहनत से, उसमें से ये भी आप देख सकते हैं। दिस फैक्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो अभी एस्टिमेट तो ये लग रहा है कि दिस एंटायर प्रोसेस कैन पोटेंशियली बी रेडी बाय ईयर एंड, मतलब कि जो वैक्सीन की बात हो रही है, दिस वैक्सीन कैन पोटेंशियली बी रेडी बाय ईयर एंड, ऐसी बात अभी चल रही है।
सॉरी, ऐसी बात चल रही है, पर अब देखो अभी कुछ कह तो सकते नहीं है। वैसे तो कई साल लगते हैं वैक्सीन डेवलप करने पर, फिलहाल काम तो चल रहा है, देखते हैं प्रोग्रेस क्या आती है। ठीक है, पर फैक्ट्स जो भी आते रहेंगे उसको एग्जाम के लिए हमें तैयार करता रहना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट केस, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और एक बहुत ही, मैं क्या बोलूं, बहुत ही घटिया केस है, मतलब ये शब्द भी कम होगा इस केस के लिए। इस तरह का ग्रुप सामने आया है और पता नहीं ये जो कुछ स्कूल स्टूडेंट ने ऐसा काम किया है, इट इज शॉकिंग फॉर एवरीबडी ऑफ अस। आपने इस केस के बारे में सुना होगा एंड आई ओपनर है बिल्कुल कि समाज में ऐसा भी चीजें चल रही हैं, क्या बोलेंगे। इंस्टाग्राम वाला केस, सो बॉयज लॉकर रूम, इस केस की बात चल रही है। आपने खबर अब हर न्यूज़पेपर में, हर मीडिया चैनल में आ रहा है। इंस्टाग्राम जो होता है ऐप, उसमें ये ग्रुप था बॉयज लॉकर रूम। अब ये बहुत ही गलत काम कर रहा था। क्या कर रहा था? दिस इज अ केस रिलेटेड टू, इट इज अ वेरी सीवियर केस रिलेटेड टू women safety and cyber crime issues. ठीक, boys locker room, it is an Instagram group where teenage boys from prominent South Delhi schools, they allegedly shared photos of girls and they were engaging in sexually explicit conversation including threat of sexual violence. इस तरह के बेकार काम इस ग्रुप में चल रहे थे। ठीक, पर एक दिल्ली पुलिस इसमें काफी एक्टिवली काम कर रही है और उन्होंने काफी प्रोग्रेस भी ली है। बहुत सीरियसली दिल्ली पुलिस इस इशू को डील करी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें एक 15 साल के बॉय, 15 ईयर बॉय को एप्रीहेंड करा गया दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस की जो साइबर क्राइम सेल है, उन्होंने इस ग्रुप के एडमिन को भी अरेस्ट करा गया है। ठीक है, और इस मामले में एफआईआर लॉन्च करी गई है और जितने भी और ग्रुप मेंबर्स का रोल इसमें देखा गया है, वो भी पूरा उनसे, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनसे खबरें ली जा रही हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है। सो उन सबके रोल को भी एसरटेन करा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्ट्स लग रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आईटी एक्ट और कई आईपीसी के सेक्शंस भी अप्लाई करे गए हैं। अब जो है 15 साल, अब भाई काम जैसा भी हो, पर इन पे एक्ट जुवेनाइल वाला लगता है, वो बात है। ठीक है, ये खबर थी यहां तक। तो बहुत ही, मतलब कि मैं क्या बोलूं, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर सच मतलब क्या बोलोगे इस तरह की चीजों के लिए आप। बहुत ही गलत चीज है और मुझे तो लगता है कि जो भी एज हो ऐसे लोग की, बहुत ही सख्त सजा इन लोगों को देनी चाहिए। दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी। ठीक है, इंस्टाग्राम को भी बोला गया, उनको मैसेज दिए गए कि भाई आप भी खबर दो इन सब चीजों के बारे में। तो दिल्ली पुलिस पूरा प्रॉपर इसमें काम कर रही है। हाँ, पूरे इवेंट में एक चीज जरूर बोलूंगा जो मुझे इसमें अच्छी लगी, दिल्ली पुलिस का रोल, वो बहुत एक्टिवली और बहुत स्पीड से इसे डील कर रहे हैं और उनको मुझे लगता है जल्दी फास्ट ट्रैक करके इसको बिल्कुल सुलझाना चाहिए और सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो ये बहुत गलत काम यहाँ पे चल रहा था। खैर, एक और आर्टिकल आया था कि इंस्टाग्राम में काफी कॉपी कैट ग्रुप देखे गए हैं, क्योंकि देखो ये मेन ग्रुप था, न्यूज में तो आ ही चुका है, तो कई लोग इसके सेम नाम वाले या कॉपी कैट ग्रुप बना रहे हैं अटेंशन गेन करने के लिए, कि भाई अब क्योंकि ये खबर में है तो कई लोग इसी नाम का ग्रुप बना रहे हैं। पता नहीं, अजीब सी हरकतें, बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए इस तरह की बातें, पर ऐसी हो रही हैं। ये कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला, उसके बारे में 2 आर्टिकल आए थे, वो एक बात है। तो कम ऑन, दीज आर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स इन अ सोसाइटी, जिसपे पुलिस को बहुत जल्दी, और वो ले रहे हैं एक्शंस और सीरियसली बढ़ रहे हैं पूरे एक्ट के थ्रू। जस्टिस जल्दी आना चाहिए, सजा होनी चाहिए, और एक कॉपी कैट ग्रुप इस तरह के काम किसी को नहीं करने चाहिए। इट इज अनफॉर्चुनेट। सो बहुत नेगेटिव ये इवेंट है, और पर काफी न्यूज में भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इस न्यूज को अपने लाया जाए। आपने तो ऑब्वियसली, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने इस न्यूज को पढ़ ही लिया होगा पेपर में या न्यूज चैनल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी और अपडेट इस खबर पे आते हैं उसको हम देखते रहेंगे। बाकी फ्रेंड्स, ये जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, काफी सेक्शंस का नंबर पेपर में दिया हुआ था, पर वो काफी ज्यादा नंबर्स के सेक्शन थे, तो मुझे लगता है सारे याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको मैं इंक्लूड नहीं किया, पर जो भी लॉज लग रही है उनकी बात मैंने कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे आज के टोटल 13 कॉन्सेप्ट हमने आज कवर कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कंटेंट पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करेगा फ्रेंड्स। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। अच्छा या बुरा, आपको कुछ सजेशन भी लगता है देना चाहिए आपको, तो बिल्कुल दीजिए फ्रेंड्स। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, चैनल तो आप ही का है ना, तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने जेन्युइन ऑनेस्ट, ठीक है, सच्ची बात बोली जो भी आपको लगता है। मैं उन जितना हो सके उन चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, उन फीडबैक्स को इंप्रोवाइज करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया आपने। ओके, चलिए, दिन में मुलाकात होगी पीएनसी के चैप्टर 2 के साथ। 1 वाले का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लीजिए ताकि 2 वाला समझ पाए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।